ट्रेंड अप है तो मेरा नेक्स्ट एक्शन होगा कि मैं वीकली पर जाकर डिमांड फाइंड आउट करूं, तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल डिमांड मिले, डिमांड फर्स्ट, डिमांड सेकंड, डिमांड थर्ड। अब इनमें अभी जो ट्रेड स्कोर पढ़ा है उसके अगर उसके अकॉर्डिंग यदि मैं स्कोरिंग दूं तो कैसे होगा? डिमांड फर्स्ट को फ्रेशनेस के कितने नंबर? 3 नंबर। टाइम एट द बेस के कितने नंबर? 2 नंबर। स्ट्रेंथ के क्या मैं इसको 2 नंबर दे सकता हूं? दे सकते हैं, क्योंकि देखिए काफी स्ट्रेंथ वाली काफी बड़ी पिक्चर है, काफी बड़ी कैंडल है। यदि यहीं पर डिमांड ऑन सेकंड में बनी हुई फर्स्ट लेग आउट कैंडल्स इतनी ही स्ट्रेंथ होती तो सिर्फ मैं एक ही नंबर देता। बट देख लीजिए आपको एक कंप्लीट रेंज दिख रही है ना, इस रेंज में, इस कंप्लीट रेंज में यही सबसे बड़ी सबसे अच्छी कैंडल है। 7 नंबर दे सकते, एक लेग आउट कैंडल होने के बाद भी मैंने इसको 7 नंबर 2 नंबर दे दिए। डिमांड ऑन सेकंड की बात करें, 3 + 2 स्ट्रेंथ के +2 टाइम एट द बेस के इक्वल टू 7। इसको भी 7 नंबर। डिमांड ऑन थर्ड, ये डिमांड ऑन सेकंड फ्रेश है और टेस्टेड है। अंकुर कह रहे हैं कि डिमांड ऑन सेकंड जो है वो फ्रेश कैसे है? अंकुर को डिमांड ऑन सेकंड जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा है। हर तरह से फ्रेश है। ये जब डिमांड बना, ये रैली बेस रैली करके, तो प्राइस मेरे जोन में कभी आई ही नहीं है। ये ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड बना, फिफ्थ जैन को, उसके बाद 12 जैन को एक और लेग आउट कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस इस जोन में आई नहीं, और इस जोन में प्राइस आई नहीं तो जोन मेरा फ्रेश ही रहा। आप यदि फ्रेशनेस को लेफ्ट साइड में देख रहे हो अंकुर, तो गलत देख रहे हो। आपको फ्रेशनेस राइट साइड में देखनी है। जोन बनने के बाद राइट साइड में यदि प्राइस नहीं आई हो तो। और डिमांड ऑन थर्ड की बात करें तो डिमांड ऑन थर्ड में क्या ट्रेड स्कोर है? 3 + स्ट्रेंथ के कितने नंबर? 1 नंबर। और टाइम एट द बेस का 2 नंबर। ये हो गया 6। 3 + 1 + 2 = 6 नंबर। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेड स्कोर यदि मेरे पास मल्टीपल जोन है तो इनमें से मैं डिमांड ऑन फर्स्ट, डिमांड ऑन सेकंड, डिमांड ऑन थर्ड किसे ट्रेड करने वाला हूं? अकॉर्डिंग टू ट्रेड स्कोर मैं डिमांड ऑन फर्स्ट को भी ट्रेड कर सकता हूं, मैं डिमांड ऑन सेकंड को भी ट्रेड कर सकता हूं, डिमांड ऑन थर्ड को इग्नोर करूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेड स्कोर वो जोन मेरा थोड़ा सा वीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड स्कोर डिमांड ऑन थर्ड मेरा थोड़ा सा वीक है, दैट्स व्हाई मैं डिमांड ऑन फर्स्ट और डिमांड ऑन सेकंड में, एक तरह से मेरे पास दो ट्रेड हो गई। थोड़ी देर बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे आज ही के दिन, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं डिमांड ऑन फर्स्ट और सेकंड में से भी कुछ अलग अलग कर लूंगा। डिमांड ऑन फर्स्ट और सेकंड में भी प्रायोरिटी रखूंगा, वो दूसरे टॉपिक के बाद। यस वैभव। एक और चार्ट हमने देखा था, डी मार्ट। मंथली का ये हमारा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं था। ये सप्लाई जोन हमने इग्नोर किया क्योंकि इसमें कोई लेगिन नहीं थी। मंथली का ये डिमांड जोन है। इक्विलिब्रियम में मानते हुए हमने वीकली पर इसमें ट्रेंड देखा, ट्रेंड हमारा अप है। अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें डेली पर डिमांड जोन पता चले, डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकंड, डिमांड जोन थर्ड एंड डिमांड जोन फोर्थ। डिमांड जोन फर्स्ट को कितना ट्रेड स्कोर देंगे? 3 + 2 + 2। आप यदि इसको सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल माने, एक्साइटिंग माने, गैप है और वो एक्साइटिंग कैंडल टाइप भी नजर आ रही, तो इसको 7 नंबर दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिमांड जोन सेकंड को कितने नंबर देंगे? 3 + 2 + 2 = 7। डिमांड जोन थर्ड को कितने नंबर देंगे? 3
+2 +2 इक्वल टू 7। डिमांड ऑन थर्ड को मैंने 7 नंबर क्यों दिए? क्योंकि देखिए ये सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ये एक्साइटिंग कैंडल, बट उसके बाद भी प्राइस और ऊपर जाती गई है, तो मल्टीपल लेग आउट कैंडल हो गए, इसमें से तो 3 लेग आउट कैंडल हो गई। इस वजह से नीचे वाले एरिया को भी 7 नंबर। और डिमांड ऑन फोर्थ की बात करें, अब डिमांड ऑन फोर्थ में लॉजिक प्लस रूल दोनों ही बात कीजिएगा। 3 नंबर तो मैंने फ्रेशनेस के, स्ट्रेंथ के कितने नंबर दूं? 1 नंबर, क्योंकि प्राइस में काफी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, प्राइस में काफी डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 + 1 +2 इक्वल टू 6 नंबर। अब कई लोगों को लग रहा है कि सर इसमें 5 नंबर देने चाहिए थे। 5 नंबर की बात नहीं, मैंने कल भी बोला था आपसे कि ये ड्रॉप बेस रैली करके इस तरह से मैंने इनको 2 बेस कैंडल कंसिडर किया है। किसी को लगे कि सर इसमें 4 बेस कैंडल हैं, इसमें 4 बेस कैंडल है, मेरे लिए रैली बेस रैली का जोन है। किसी को लगे कि ये मेरे लिए रैली बेस रैली का जोन है, तो फिर टेस्टेड हो गया, फिर इसको इग्नोर करो। यदि रैली बेस रैली का जोन है तो इसको टेस्टेड हो गया, इसको इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं है फिर इस जोन का। और यदि ड्रॉप बेस रैली लग रहा है तो फिर इस तरह से 3 + 1 + 2 इक्वल टू 6 नंबर, क्योंकि ड्रॉप बेस रैली में तो सिर्फ 2 ही बेस कैंडल रही ना। अब बात आती है कि सर ये दोनों बातें हो गई, आपकी प्रायोरिटी क्या है? यदि आप मुझसे प्रायोरिटी पूछते हैं कि दोनों में से आपका पॉइंट कौन सा है, आपके लिए रैली बेस रैली है, ड्रॉप बेस रैली है? मेरे लिए एक तरह से ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है। ये लेगिन, ये रिवर्सल बहुत अच्छा नहीं है इसमें, जैसे कि कल भी हमने अबाउट इंडिया और डीमार्ट को कंपेयर किया था, रिवर्सल बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं है। बट फिर भी ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न में से कह सकता हूं, 2 बेस कैंडल है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस की। और फिर भी किसी को कोई इस मेरे पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं है, मेरे पॉइंट से एग्री नहीं करता है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम डिमांड ऑन 4 को मार्क करें। डिमांड ऑन 4 को आप बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो कि इस पॉइंट के साथ की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस गई है, मैं इसको इग्नोर ही कर रहा हूं। एक तो पहला पॉइंट हो गया इग्नोर करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस गई है। दूसरा पॉइंट इग्नोर हो गया करने के लिए कि इसमें बेस कैंडल और लेगिन का कंफ्यूजन है। 2 पॉइंट हो गए ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना ये 2 पॉइंट आपको। यदि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो 1% भी जरूरी नहीं है कि इसको आप मार्क कर रहे हैं। मैं अभी आपके सामने हटा देता हूं डिमांड एंड फोर्थ। किसी भी डिमांड, किसी भी सप्लाई, किसी भी ट्रेड, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम की हो, किसी भी ट्रेडिंग पर्पस की हो, उसमें आप सारे वो पॉइंट देखिए जो उस जोन को, उस एरिया को स्ट्रांग बनाते हैं। मैं कहता हूं कि आप तो किसी भी जोन के रिजेक्ट करने के बहाने ढूंढिए कि इसको कैसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए। क्वालिटी तभी आएगी जब उसमें आप रिजेक्शन ढूंढोगे, ना कि ऐसे कि मैं इसको इस वजह से ले रहा हूं। ये वजह भी फाइंड आउट करनी है कि क्यों ले रहा हूं, तो साथ के साथ ये भी वजह फाइंड आउट करनी है कि क्यों नहीं ले रहा। एक तरह से ये समझिए कि हायरिंग का प्रोसेस है, आपको अपनी कंपनी में बेस्ट टीम सेलेक्ट करनी है। 1500 रिज्यूम आपके पास आए, उसमें से सिर्फ 10 लोग ही आपको पिक करने हैं। करे जाओ रिजेक्ट, करे जाओ रिजेक्ट, करे जाओ रिजेक्ट। जहां डाउट आ गया जोन की स्ट्रेंथ को लेकर, गार्बेज एरिया को लेकर, लैगिन को लेकर, बेस को लेकर, क्लोजिंग को लेकर, उस जोन को बिल्कुल रॉयली इग्नोर मारो, रॉयली इग्नोर। कोई जरूरी नहीं है वहां पर ये कंफ्यूज होकर ये ड्रॉप बेस रैली कर लूं क्या, नीचे वाले बेस पर कर लूं क्या, क्या करूं, समझ में बात नहीं आ रही। जहां कंफ्यूजन आया उस जोन को बिल्कुल ही हटा दिया, कोई प्रॉब्लम। और आगे, अभी तो आज 8th क्लास है, अभी 12 क्लास और बाकी हैं, आगे इस तरह के एरियाज भी होंगे, उनमें क्या हुआ है, क्या हो सकता है, वो और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। बट आज एक बात की गांठ बांध लें, एक बात को नोट डाउन कर लें, जहां कंफ्यूजन हुआ उस जोन को, उस ट्रेड को रिजेक्ट कर दिया। मुझे हायरिंग करनी है
जोन्स की, मुझे वो ट्रेड फाइंड आउट करनी है, मुझे वो जोन फाइंड आउट करना है जो मुझे पैसा दे रहे हैं। एक तरह से मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिससे कि मुझे रिटर्न आएगा, तो उसमें मैं क्वालिटी के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं खुद के लिए, आपको कपड़े लेने हैं, कुछ घर का सामान लेना है, मोबाइल लेना है, कुछ भी आप बाहर दुनिया में खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, जो कि यूज के लिए होगा, जिसमें आपको शायद रिटर्न ना मिले, पर वो जरूरी चीज है इस वजह से उसको खरीद रहे हैं, उसमें भी तो आप देखते हैं नहीं ये क्वालिटी, नहीं ये क्वालिटी। तो यहाँ पर क्यों नहीं नहीं करना सीखना है अपन को एग्जैक्टली विभो, ना करना सीखना है कि मैं इस ट्रेड के लिए मना कर दूं, क्वालिटी तभी आ पाएगी। और अभी तक की गलतियां सिर्फ इतनी सी ही हैं कि हमने किसी ट्रेड के लिए ना नहीं किया, हमें लगा ये ट्रेड आई तो अच्छी ही है, ऐसे तो करना ही चाहिए। इवन वो थोड़ी सी ऊपर जाने लगी, मिस होने लगी, तो यहाँ पे फोमो भी आ जाता है कि यार ये ट्रेड तो मुझसे मिस हो गई। हमें तो हर ट्रेड अपॉर्चुनिटी लग रही है, बट अब नहीं लगनी चाहिए। अब जो जो पैरामीटर आपको बताएं वो सभी पैरामीटर्स पर एकदम से करेक्ट होनी चाहिए। समझ में आ गई जो जो बात मैंने बताई है आपको? ग्रेट। नवीन फ्लोरिन में हमने मंथली का एक ये डिमांड देखा था जिसमें दो बातें थी, या तो मैं इसको रैली बेस रैली ले लेता या ड्रॉप बेस रैली ले लेता। मैंने फिर ओरिजिन पॉइंट को मार्क किया, मतलब मेरे पास डिमांड तो था है, डिमांड के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर सप्लाई जोन भी था। इसको रिट्रेस किया, प्राइस इक्विलिब्रियम में थी, वीकली का ट्रेंड डाउन था, डेली पर मुझे दो एग्जीक्यूशन मिले, एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। इस सप्लाई जोन की बात करूं, सप्लाई जोन फर्स्ट की, इसको कितने नंबर देंगे? फ्रेशनेस के 3 नंबर, टाइम एट द बेस के 2 नंबर, और स्ट्रेंथ के कितने नंबर देंगे? 1 नंबर। तो 6 हो गया। अब स्ट्रेंथ का यहां पर मैंने 1 नंबर दिया, मुझे पता है कि प्राइस सिर्फ एक ही दिन रुकी, उसके बाद तो फिर प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। ये लॉजिक ठीक है कि प्राइस लगातार नीचे आई, सिर्फ एक दिन रुकी, बट इससे भी बेटर ये हो सकता था ना कि एक दिन भी ना रुकती, उसके बाद नीचे आ जाती, सेम डे ही नीचे आ जाती। तो उतना डिफरेंस भी अपने माइंड में रखो। लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइस नीचे आई, बट लॉजिक के साथ साथ रूल को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसको भी साथ लेकर चलते हैं। क्या होता है, ये बेस कैंडल नहीं बनती, रेड कैंडल बन जाती है, तो थोड़ा और स्ट्रांग माना जाता है इसे। जैसे सप्लाई जोन सेकंड है, यहाँ पे लगातार 2 लेग आउट कैंडल बनी, 3 फ्रेशनेस, 2 स्ट्रेंथ, और 2 ही मेरे टाइम एट द बेस के, टोटल 3 + 2 + 2 = 7 हो गए। अब यहाँ पे रेड बेस होती तब भी यही होता कि इसको बेस कैंडल ही माना जाता, बेस कैंडल तो बेस कैंडल है, चाहे वो रेड है या ग्रीन है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि प्राइस लगातार नीचे आ रही है, वो रेड होने के बाद भी पता चल रहा है, ग्रीन होने के बाद भी पता चल रहा है, यस और नो। मतलब एक छोटा सा पॉइंट आप समझें, ये जो लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपको रेड होने के बाद भी पता चल रहा है, ग्रीन होने के बाद भी पता चल रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है। फिर इसको 7 रख के आप अपने नोट्स अच्छे से बना लो। एग्जाम में तो आना नहीं है ना कुछ भी, कि आपका कोई एग्जाम होने वाला है, मैं एग्जाम लूंगा, या एनआईएसएम कोई एग्जाम लेगा, या सेबी कोई एग्जाम लेगा, या आपका ब्रोकर कोई एग्जाम लेगा, एग्जाम में तो कुछ नहीं आना। आपको जो अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, जो हम बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो समझ रहे हैं, कैंडल्स के फॉर्म होने के पीछे का जो लॉजिक समझ रहे हैं, उसके पैरामीटर पर आपको 7 ट्रेड स्कोर लगता है, बिल्कुल आजादी है, 7 ट्रेड स्कोर कह दो। 6 लगता है तो 6 कर लो। आई बात समझ में? सप्लाई जोन का भी एग्जांपल, सप्लाई हो, इवन आप 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी तरह की ट्रेड हो, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट काम आने वाला है।
एक ये नवनीत करके एजुकेशन करके शेयर था, इसमें रैली बेस रैली का डिमांड, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, मार्किंग जब मैं कर रहा था ना तभी बात कर रहे थे, सर आपने इतनी बड़ी जोन को मार्क कर लिया, एंट्री स्टॉप उसका गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आज भी किसी को ये लग रहा है क्या कि सर इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा? आज भी किसी को डाउट है क्या, बताइए? क्योंकि हम लोकेशन वाले टाइम फ्रेम पर ट्रेड थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो उसके लिए और छोटे टाइम फ्रेम पर, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड ही नहीं कर रहे भावना, हम तो लोअर टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं। ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन फाइंड आउट किया, ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन फाइंड आउट किया। अब मैं यहाँ पर ट्रेड स्कोर दूंगा लोकेशन वाले पॉइंट पर, बताएं? लोकेशन वाले पॉइंट पर मुझे ट्रेड स्कोर देना है क्या? लोकेशन वाले पॉइंट पर मुझे कोई ट्रेड स्कोर नहीं देना, मुझे एक्सक्यूशन पर देखना है, प्राइस मेरी इक्विलिब्रियम में है, वीकली का ट्रेंड अप है, डेली पर मैं जो एक्सक्यूशन फाइंड आउट करूंगा, लाइक ये डिमांड फर्स्ट रहा, ये डिमांड सेकंड रहा, ये डिमांड थर्ड रहा। ये डिमांड फर्स्ट में इसको लेग इन 4 बेस और एक लेग आउट को मानते हुए क्या मैं इसको 3+1+1 = 6 नंबर दे सकता हूं? 5 नंबर, 3+1+1 = 5 नंबर। यहां पर भी यदि आपको डीमार्ट की तरह कोई भी लॉजिक नहीं लगता कि इसको इग्नोर करना चाहिए, ये पास में गार्बेज एरिया है, बिल्कुल इग्नोर कर दे, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। कुछ कुछ चीजों का अल्टरनेटिव हम सीख लेंगे। जैसे कई बार लोग कह रहे थे कि सर लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ ठीक नहीं मिल रहा है, 75 मिनट 125 मिनट पर ठीक नहीं लग रहा है WIT इनकम ट्रेड के लिए, मंथली इनकम ट्रेड के लिए डेली पर हमें कुछ अच्छा एरिया नहीं लग रहा है, तो क्या हम एक टाइम फ्रेम ऊपर जा सकते हैं? उसके भी लॉजिक बताए जाएंगे, उसके भी पॉइंट्स बताए जाएंगे, कब कब किन किन सिनेरियो में ऐसा कर सकते हैं। बट बात यही है कि हो सकता है आज आपको ये डाउट आ गया हो, 2 जनों को, 5 जनों को, 6 जनों को डाउट आ गया हो, और आज ही यदि मैं इसको इन डेप्थ बताने लग जाऊं तो सिर्फ आप ही को समझ में आएगा, बाकी के सभी लोगों के ऊपर से बाउंसर जाएगा, बाकी के सभी लोगों के ऊपर से बाउंसर जाएगा। तो सब लोगों की जो सी स्ट्रेंथ क्लास में, जितने जितनी स्ट्रेंथ है उस क्लास में, जितने भी लोग हैं, सबसे ऊपर वाला इंसान भी, सबसे नीचे वाला इंसान भी, उनको देखते हुए ही ये सारे पॉइंट बताए जाएंगे, और धीरे धीरे करके सारे पॉइंट बहुत बहुत अच्छी तरह से विद लॉजिक क्लियर भी किए जाएंगे। डिमांड सेकंड को कितना ट्रेड स्कोर दूंगा? 3 फ्रेशनेस का, 1 स्ट्रेंथ का, और 1 ही टाइम एट द बेस का, तो इसको 5 नंबर बोल सकते हैं। डिमांड थर्ड को कितना ट्रेड स्कोर दूंगा? 3 स्ट्रेंथ, सॉरी 3 फ्रेशनेस, 1 स्ट्रेंथ, और 1 ही टाइम एट द बेस 5। तीनों ही ट्रेड्स जो हैं वो तीनों ही ट्रेड 5 ट्रेड स्कोर वाली है। अब एक तो कोई इंसान होगा वो कहेगा कि यार तीनों ही 5 ट्रेड स्कोर वाली ट्रेड हैं, मैं इनको इग्नोर करता हूं, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि भाई सबसे अच्छा जोन 7 ट्रेड स्कोर वाला होता है। जिसके मन में ये बात आ गई ना कि मैं ट्रेड को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, भले ही मैंने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट देखने के बाद ये ट्रेड फाइंड आउट करी है, मेरे 20 मिनट इस स्टॉक में इन्वेस्ट हो गए, मेरे 20 मिनट इस स्टॉक में इन्वेस्ट हो गए, फिर भी उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर इस ट्रेड को रिजेक्ट करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो ये समझ लो कि वो बहुत सारे लोगों से 2 स्टेप आगे ही निकल गया। उसके फिर ट्रेड के स्टॉप लॉस होने के भी चांसेस बहुत कम होंगे। उसने इतना कंट्रोल तो कर लिया अपने ऊपर, इतना पेशेंस तो उसने डेवलप कर लिया कि मुझे सिर्फ ट्रेड लेने से मतलब नहीं है, मुझे क्वालिटी की ट्रेड लेने से मतलब है। और मेरे हिसाब से आप सबको ही ऐसा हो जाना चाहिए, आप सबको ही ऐसा हो जाना चाहिए। इग्नोर हो रही है ट्रेड, कोई ये ये बॉटम की वजह से कोई लॉजिक लगाएगा, ये प्रॉक्सिमल लाइन डिमांड जोन बड़े टाइम फ्रेम की से लॉजिक लगाएगा, सब लॉजिक
करने वाले को बहाने चाहिए। चोरी करने वाले के पास आप जाएंगे, वो 10 ऐसी बातें लग कह देगा, 10 बातें ऐसी सुना देगा, आपको भी मन ही मन बात आएगी, अरे बंदा सही के लिए कर रहा है, सही कर रहा है, कोई बात नहीं, काम रास्ता थोड़ा सा लगे बट कर जरूरत के हिसाब से रहा है। अब किसी भी गलत करने वाले इंसान के पास जाएंगे, उसके पास अपनी गलती करने के बराबर लॉजिक हैं। आप अच्छे काम करने वाले इंसान के पास जाएंगे, उसके पास सारे अच्छे काम करने के पीछे के सारे लॉजिक है, सारे फंडे हैं सबके पास, सबको अपने प्रोटेक्ट करने के लिए सबने छाते बनवा रखे हैं सबके पास। तो कोई कहेगा कि ये बिल्कुल डिमांड बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड में है, कोई कहेगा ओरिजिन पॉइंट पर है, कोई कहेगा मंथली की जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन के पास है। सब अपने अपने पॉइंट से देखेंगे। आपको अपना पॉइंट देखना है कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूं, मुझे सबसे अलग माइंडसेट रखना है, मुझे दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा मेरा तो लॉजिक मेरा, अच्छा लॉजिक। कोई ऐसा कर रहा है, हो सकता है वो अग्रेसिव हो, मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं क्यों करूंगा, मेरे पास और दो अपॉर्चुनिटी है। ऐसे करके अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग करना है। आई बात समझ में, ये नवनीत एजुकेशन में। जितने ज्यादा आप अपने माइंडसेट को डेवलप करने पर काम करेंगे, आपकी ट्रेडिंग स्किल उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। कभी ऐसा होता है कि आप मूवी देखने गए और मूवी देखने के बाद बहुत ही शानदार, किसी को एनिमल टाइप मूवी पसंद है, किसी को बर्फी टाइप मूवी पसंद है, किसी को कोई डिवोशनल टाइप मूवी पसंद है, बाहुबली टाइप मूवी पसंद है, किसी को ये लव वाली मूवी पसंद है, प्यार वाली मूवी पसंद है, जिस भी तरह की आपकी, किसी को हॉलीवुड टाइप पसंद है, एवेंजर्स टाइप, जिस भी तरह का आपका टेस्ट है मूवीज में, आप वो मूवी देखने गए। वो मूवी जब तक चल रही है, 3 आवर्स तक चल रही है, वहां पर बैठे रहने तक आपकी जो फीलिंग रहती है, और उसके बाद का एक एक स्टेप आप याद करो, उस मूवी हॉल को छोड़कर गए, 2 घंटे बाद घर पहुंचे, 2 दिन बाद और धुंधली हुई यादें, 10 दिन बाद और धुंधली हुई यादें, 1 महीने बाद दूसरी पिक्चर लगी, पूरी पिछली बात भूल गए, थोड़ा सा 1-2% याद रहा, फिर नई पिक्चर में चले गए। ऐसा होता है ना, कि जब हम किसी माहौल में होते हैं, जब हम किसी एनवायरमेंट में होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम उसी के हैं, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसा करेंगे, हमारी फीलिंग्स ये हैं, सब सही है, ये अच्छा है, बुरा है। धीरे धीरे हम उससे अलग होते जाते हैं, तो वो सारा का सारा हमारे लिए स्मोक होता जाता है, धुआं होता जाता है। ठीक ऐसा ही यहाँ भी होगा, मैं लिख कर देता हूँ, यहाँ भी होगा। कुछ 15-20% लोग होंगे जो नहीं होगा इन लोगों के साथ, कि क्लास चल रही हैं, बातें अच्छी लग रही हैं, 3 घंटे सुना, पूरे महीने भर सुना। कुछ लोग 2 महीने तक इसको याद रखेंगे, 3 तक, 6 तक, साल भर तक। और जिसने 6 महीने तक याद रख लिया, उसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और जो 1 महीने के बाद, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में भुला देगा छोटी चीजों को, उसके लिए फिर ये बातें कोई काम की नहीं रहेगी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस माहौल में रहें, उस एनवायरमेंट में रहें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को प्रैक्टिस लगातार करवाने के लिए इनकरेज करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, उतना ही आप मार्केट से जुड़े रहेंगे, थ्योरी से जुड़े रहेंगे। चीजों का असर धीरे धीरे करके खत्म नहीं हो। आज जो बात अच्छी लग रही है, क्यों लग रही है, वो बात परमानेंट आपके माइंड में हो। आज जो लॉजिक अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो परमानेंट आपके माइंड में हो, बहुत ज्यादा दिनों तक साथ चले, उस सच के साथ जीना शुरू कर। नहीं तो कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा।
जैसे मोटिवेशन कोई वीडियो देखने के बाद आपके पास 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन तक एनर्जी रहती है, उसके बाद दूसरे मोटिवेशन वीडियो की जरूरत पड़ जाती है, ठीक वैसा ही होगा। तो जितने ज्यादा अपने माइंड पर, जितने ज्यादा अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने पर, अपनी सोच को बदलने पर काम कर सको, उतना करना। आई बात समझ में? और साथ चलने के बाद ये डिमांड सप्लाई, ये जो भी थ्योरी, हम लोग मेंटरशिप सपोर्ट, जितना सहारा ले सकते हो उतना सहारा लेकर चलो। जितना सहारा ले सकते हो उतना सहारा लेकर चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से। बट एक टाइम पे आने के बाद ये सहारा छोड़ देना। क्योंकि मैंने कहा था, आप लोगों को याद हो, कि कब तक मेरी मोमबत्ती के उजाले में चलेंगे, कब तक मेरी टॉर्च के उजाले में चलेंगे। यदि मैंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया तो, या कोई और ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया तो आप अंधेरे में वापस चले जाएंगे। तो अपनी मोमबत्ती जलाइए, अपनी टॉर्च जलाइए, अपना उजाला खुद बनिए। हाँ, अरुण सर हमेशा कहते हैं कि भाई, ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल ही इंडिविजुअल जर्नी है। अलग अलग इंसान को अपने अपने तरीके से ट्रेडिंग की जर्नी जीनी चाहिए। ट्रेडिंग बिल्कुल ही इंडिविजुअल जर्नी है, किसी का कोई साथ नहीं। ठीक है। एक ये स्टॉक है, वेस्ट कोस्ट पेपर करके है। इसको मैं आपको, जो टॉप डाउन अप्रोच मैंने एक दो बार वर्ड यूज किया, उस टॉप डाउन अप्रोच के अलावा और कुछ भी साथ इसमें बताऊंगा, जिसमें हो सकता है अभी तक सारे डाउट, अभी तक के सारे टाइम फ्रेम और बहुत सारी नई चीजें आपको पता लगे। क्या इस स्टॉक के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एक ड्रॉप बेस रैली टाइप इस डिमांड जोन के थोड़ा सा अंदर आया, यहां तक यदि मैं इसको बेस मानूं, इसको लेगिंग मानूं, और फिर उसके बाद कोविड के बाद ये इस तरह से ऊपर गया, यस और नो? ईयरली पर मतलब ऐसे कहा जा सकता है क्या कि ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है? डीप में आता तो बिल्कुल ही 100% कह देते, बट यदि इसको भी मैं बेस के अंदर कंसीडर करूं तो ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इसमें। अब ईयरली से स्मॉलर टाइम फ्रेम कौन सा है? हाफ ईयरली। जस्ट हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ये समझो कि मैं इस स्टॉक के बारे में आपको कुछ लिखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। इसकी एक हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली पर क्या मैं कह सकता हूं, एक ये ड्रॉप बेस रैली, ये 6 बेस कैंडल वाला विक टू विक के जोन के पास आकर चला है ये स्टॉक। ये बात ईयरली और हाफ ईयरली से चलने वाली ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रिसेंट सिनेरियो में यदि मैं बात करूं, मेरे पास हाफ ईयरली का डिमांड है। ये हाफ ईयरली का डिमांड है ना? यस। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। अब मैं क्वार्टरली पर आता हूं। क्वार्टरली पर क्या मैं ये कह सकता हूं, फिर से एक डिमांड मिल गया मुझे? क्वार्टरली को कुछ इस तरह से मार्क करता हूं। यदि हाफ ईयरली पर मुझे डिमांड मिला, यदि हाफ ईयरली पर मुझे डिमांड मिला, तो क्या मैं इसको ऊपर, क्योंकि सप्लाई जोन नहीं है इस वजह से इक्विलिब्रियम में मानते हुए एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड प्लान कर सकता हूं कि हाफ ईयरली का मेरा लोकेशन हो गया, क्वार्टरली का मेरा ट्रेंड हो गया जो कि मेरे फेवर में है, अप ट्रेंड है, और मंथली पर मैं एजुकेशन देखूं? यस और नो? क्या ये मंथली का एक इंडिविजुअल लोकेशन मेरा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड हो सकता है, जिसमें यहां कुछ एंट्री और यहां कुछ स्टॉप लॉस, कुछ 54 52 पॉइंट का, इसमें 60 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, और जस्ट डबल 120 का टारगेट। ट्रेड स्कोर की बात करें, 7 ट्रेड स्कोर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 ट्रेड स्कोर है, बिल्कुल इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
एक तरह से मेरे पास हाफ ईयरली इनकम ट्रेड बन गई इसमें। बताएं, क्लोजिंग भी अच्छी है, स्टॉक को ऑल टाइम हाई लेकर गया है। अब वापस से हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली, हाफ ईयरली तक तो सब कुछ क्लियर हो गया, अब क्वार्टरली पर आ रहा है। यहां पर क्या मैं क्वार्टरली पर जाकर क्वार्टरली इनकम ट्रेड फाइंड आउट कर सकता हूं नवदीप, नवनीत? रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन और रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन और रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। और रैली बेस रैली डिमांड जोन और रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। प्राइस एक तरह से बिल्कुल बीच में इक्विलिब्रियम में है। अब मैं क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड कहां देखूंगा, ट्रेंड कहां देखूंगा? मंथली पर। मंथली का क्या ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। और मंथली का ट्रेंड जब अप है तो मुझे एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम कहां देखना है? वीकली पर। क्या ये वीकली का मेरा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन हो गया? उसके बीच में इसको आप बेस कैंडल मानेंगे क्या? ये कोई बेस कैंडल नहीं है। अच्छी खासी ऊपर गई, हाँ। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो रेंज है वो 50, बॉडी जो है वो 50% से कम है, बट प्राइस को बहुत अच्छी तरह से ऊपर लेकर गई है। ये एक तरह से मेरे पास एक्साइटिंग कैंडल ही है। तो मेरे पास जो डिमांड बना, क्या मैं कह सकता हूं ड्रॉप बेस रैली का ये एक डिमांड हो गया, कुछ इस तरह से 1:2 के टारगेट के लिए। अब देखिए यहां पर मैं वापस हाफ ईयरली इनकम ट्रेड पर गया। हाफ ईयरली पर मैंने लोकेशन देखा था, क्वार्टरली पर मैंने ट्रेंड देखा था, मंथली पर मैंने ट्रेड देखी थी। मंथली की ट्रेड में एंट्री और स्टॉप का गैप कितना है? जो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में कर रहा हूं इसमें एंट्री और स्टॉप का गैप ऑलमोस्ट 60 पॉइंट है और टारगेट है 120 पॉइंट। मैं क्वार्टरली इनकम ट्रेड पर गया, क्वार्टरली पर मैंने लोकेशन के तौर पे रैली बेस रैली का डिमांड जोन देखा, सप्लाई जोन रैली बेस ड्रॉप देखा, मंथली पर ट्रेंड अप देखा और वीकली पर एग्जीक्यूशन देखा। अब जो वीकली का एग्जीक्यूशन है वो कितने पॉइंट का रहा? 21 पॉइंट का। मतलब जैसे जैसे मैं लोअर टाइम फ्रेम पर आता गया वैसे वैसे मेरे एंट्री स्टॉप का गैप कम हो गया ना, जोन की रेंज अपने आप कम हो गई। कोई रेयर केस में 5% केस में ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल अपोजिट हो जाए, बट 95% केस में आपको ऐसा ही मिलेगा। और यही वजह है कि हम, कई लोगों ने पूछा होगा, मन में बात आई होगी कि हम बड़े टाइम फ्रेम को जब इतना स्ट्रांग मान रहे थे फिफ्थ क्लास में, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड क्यों नहीं करवा रहे हो? इस वजह से हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर पा रहे। अब इसमें देखिए आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग यदि मैं मंथली का ये लोकेशन समझूं और मंथली का ये सप्लाई जोन का लोकेशन मार्क तो नहीं कर रहा क्योंकि और बहुत ज्यादा कैंडल्स हो जाएंगी, बट फिर भी इस तरह से मार्क कर लेते हैं। मंथली का ये सप्लाई जोन, मंथली का ये डिमांड जोन, क्या प्राइस मेरी इक्विलिब्रियम में है? वीकली पर ट्रेंड देखूंगा, वीकली का ट्रेंड एक तरह से अप है। 1 2 3 4 5 6 7 साइडवेज टू अप हो रहा है। और इस केस में यदि मैं डेली पर एग्जीक्यूशन देखूंगा तो आप मुझे बताएं, यहां से नीचे एक मेरे पास ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है जो फ्रेश है, टेस्टेड नहीं है, प्राइस अभी जोन में नहीं आई, अभी तो ये इस विदाउट बेस कैंडल वाले जोन से चल रही है प्राइस, इस विदाउट बेस कैंडल वाले जोन से। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये एक रैली बेस रैली का जोन। अब इन दोनों में ही यदि मैं ऊपर वाले एरिया को भी मार्क करता हूं तो यहाँ कुछ एंट्री, यहाँ कुछ स्टॉप लॉस 21 पॉइंट का, तो 42 पॉइंट का टारगेट। नीचे वाले ट्रेड को भी मार्क करता हूं, यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही 20-25 का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट, 60 पॉइंट का टारगेट।
लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे जाता गया, वैसे वैसे मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप कम होता गया। बट यहां पर आप वीकली और डेली में डिफरेंस देखेंगे, क्या वीकली और डेली का डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नजर आया आपको? मंथली और वीकली का तो डिफरेंस था, बट वीकली और डेली में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया। ठीक है। बट इसमें एक बहुत खास बात आप नोटिस करोगे कि हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड फाइंड आउट करी, तो बाइंग का पॉइंट आया मंथली पर ये 509 वाला, बाइंग का पॉइंट आया 509 वाला। क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग आपने कोई ट्रेड फाइंड आउट करी, तो बाइंग की रेंज आई 484 वाली, थोड़ी सी नीचे। मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग आपने कोई ट्रेड फाइंड आउट करी, तो आपकी बाइंग की कोई रेंज निकल कर आई, ये वाली 531 वाली। मतलब क्वार्टरली से लेकर मंथली से नीचे आया तो और नीचे जाता गया, मंथली से नीचे आया तो और नीचे जाता गया, वीकली पर मेरा एक और ओरिजिन पॉइंट बना, बट वीकली से जैसे ही मैं डेली पर आया तो मुझे बाइंग पॉइंट ऊपर नजर आया। अब यदि मैं बात करूं, मैं हाफ ईयरली इनकम ट्रेडर हूं तो मैं मंथली पर यहां पर ट्रेड करूंगा, क्वार्टरली इनकम ट्रेड हूं तो मैं वीकली पर यहां ट्रेड करूंगा, और मंथली इनकम ट्रेडर हूं तो मैं डेली पर यहां ट्रेड करूंगा। आपको एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पर सबसे पहले मिलेगी? कौन से टाइम फ्रेम पर सबसे पहले मिलेगी? डेली पर। मतलब एज ए मंथली इनकम ट्रेडर आपको यहां पर एंट्री मिल जाएगी। अब यदि मंथली, एज ए मंथली इनकम ट्रेडर आपको एंट्री मिल रही है, तो क्या आप इसका वीकली में आने पर या हाफ ईयरली इनकम ट्रेड था वहां पर आने का वेट करोगे? नहीं करना चाहिए। अपने आप में ठीक है, 7 ट्रेड स्कोर का जोन है, क्लोजिंग भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहां से यदि 1:2 का टारगेट मेरा अचीव हो गया, उसके बाद मुझे हाफ ईयरली इनकम ट्रेड या क्वार्टरली इनकम ट्रेड में एंट्री मिले, तो क्या उसको भी ट्रेड करोगे? यस और नो? उसको भी ट्रेड कर लेंगे, कहां प्रॉब्लम? बट मुझे एक तरह से शॉर्ट ऑफ इस एरिया में अलग अलग तरह के बाइंग के बंचेस मिल गए। इस हाफ ईयरली के इस जोन के अंदर ही मुझे मंथली पर अलग बंच मिला, वीकली पर अलग मिला, डेली पर अलग मिला। अलग अलग तरह के बंचेस मिल गए कि यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट पर बाइंग आई है, वहां पर कुछ अलग पॉइंट पर बाइंग आई है, यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर बाइंग आई है। एक ही स्टॉक में इतनी सारी ट्रेड, उनमें से जो मंथली का और वीकली का जो है वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। क्या मैं कह सकता हूं मंथली की और वीकली की दोनों ही एकदम से हाफ ईयरली के भी ओरिजिन पॉइंट पे, हाफ ईयरली क्वार्टरली के भी बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पर बाइंग है? मतलब बाइंग का इनिशिएटिव क्वार्टरली इनकम ट्रेड में हम कैच कर पा रहे हैं, बाइंग का जो इनिशिएटिव है वो क्वार्टरली इनकम ट्रेड में हम कैच कर पा रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। आगे जब हम 11 13 14 क्लास में होंगे, 13 14 क्लास में होंगे, तो इस वाले सर्कल को, इस स्टॉक को याद कर लीजिए। वेस्ट कॉस्ट पेपर करके शेयर है, इस लॉजिक के बारे में बताऊंगा कि डेली का तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं याद दिला देना 13 14 क्लास के आसपास, या तो मुझे याद रह जाएगा, नहीं तो आप याद दिला देना। बट एक ही तरह के एक ही स्टॉक में आपको हाफ ईयरली इनकम ट्रेड मिल गई, ये है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड मिल गई, मंथली इनकम ट्रेड मिल गई, सभी कुछ मिल गया। मंथली की क्लोजिंग अपने आप में ठीक है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड है, क्लोजिंग अच्छी नहीं होती तो भी कोई बात नहीं थी, लोकेशन ही तो है। क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्राइस पहुंची नहीं है, मैं ये कह ही नहीं सकता कि क्वार्टरली के, क्या प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। आगे बात समझ में? यहां तक जो कुछ भी इसके बारे में बताया है वो 50% तक भी क्लियर हो गया क्या आप लोगों को?
कि कैसे दो बातें क्लियर हुई कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम पर आते आते हमारे एंट्री स्टॉप लॉस के पॉइंट कम हो रहे हैं, और दूसरी चीज हम एक ही जोन में जो बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम पर है, उस टाइम फ्रेम उस वाले जोन में किसी एक पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर अच्छी बाइंग कैच कर पा रहे हैं, अच्छी रेंज कैच कर पा रहे हैं। इसमें मेरे पास वीकली इनकम ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी है कि ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। ये मेरे पास रैली बेस रैली का डिमांड जोन और ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन यहाँ पर। ठीक है, इसको यदि रिट्रेस करता हूं तो प्राइस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में ही है। डेली का ट्रेंड डाउन है, डेली का ट्रेंड डाउन है। कह सकते हैं ना डेली का ट्रेंड डाउन। और फिर 125.75 मिनट पर मैं कोई एग्जीक्यूशन देखूं, क्या मेरे पास ये 5 बेस कैंडल वाला 125 मिनट का सप्लाई जोन है? एक ये सप्लाई जोन था, ये तो टेस्टेड है एक तरह से। ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था ना, इसी ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन के अंदर जाकर प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर, या मैं कहूं इस सप्लाई जोन के अंदर आकर रुक गई है प्राइस। इस सप्लाई जोन के अंदर आकर रुक गई है प्राइस। ऊपर मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, 5 बेस कैंडल वाला। ट्रेड स्कोर भले ही इसका 5 हो, क्योंकि एक ही लेग आउट कैंडल है, 5 बेस कैंडल है, बट मेरे लिए एक 5 ट्रेड स्कोर वाला जोन हो गया ना। 5 ट्रेड स्कोर वाला जोन है। एक मेरे पास WIT इनकम ट्रेड है। अब ये WIT इनकम ट्रेड जब प्राइस वीकली के सप्लाई जोन में पहुंचेगी, उस प्रॉपर एंट्री पॉइंट पर पहुंचेगी, उसके बाद नीचे आएगी, डिमांड पे स्ट्रगल करेगी। यही डिमांड सप्लाई प्राइस को ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने में हेल्प करेंगे। उस बीच में ऐसा नहीं कि मुझे कोई मंथली इनकम ट्रेड तक वेट ही करूंगा, क्वार्टरली इनकम ट्रेड तक वेट ही करूंगा, बीच में WIT इनकम ट्रेड मिलती है उसको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना, करेंगे। आई बात समझ में? जो इस स्टॉक में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, रिकॉर्डिंग जरूर इस स्टॉक की तो खासकर रिकॉर्डिंग देखिए। सब कुछ वैसा ही है जैसा अभी तक पड़ा है, बट सब कुछ क्लब हो गया। एक ही स्टॉक में बहुत सारी चीजें जानने को सीखने को मिल गई। अभी ये विदाउट डेली का विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया ही प्राइस को यहाँ ऊपर पहुंचा रहा है वीकली के सप्लाई जोन तक। डेली का यही विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया ऊपर पहुंचा रहा है। ये टॉप डाउन अप्रोच कंप्लीटली नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच का कुछ पार्ट है। टॉप डाउन अप्रोच में तो और भी नई नई और भी अलग अलग तरह की चीजें। टॉप डाउन अप्रोच बिल्कुल डायनेमिक है। टॉप डाउन अप्रोच को कॉपी पे लिखा नहीं जा सकता कि इस तरह की होती है टॉप डाउन अप्रोच ने। हर स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच अलग होगी, हर स्टॉक में आपको अलग अलग चीज, अलग अलग फैक्ट्स पता चलेंगे, अलग अलग जानकारियां मिलेंगी। ठीक है, अभी एक क्विक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा लोकेशन के इम्पोर्टेंस वाला बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उसको उसके बारे में बात करेंगे। फिर उस लोकेशन के इम्पोर्टेंस के साथ साथ कौन से जोन को प्रायोरिटी देनी। अभी तो ट्रेड स्कोर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम जोन को प्रायोरिटी दे रहे थे कि ट्रेड स्कोर वाला जो पॉइंट है उस जोन को हम ज्यादा, ट्रेड स्कोर वाला जो जोन है उसको प्रायोरिटी देंगे ट्रेडिंग के लिए। अब उसमें एक और नया पॉइंट ऐड करेंगे जो लोकेशन के इंपॉर्टेंस वाला होगा। ओके, तो आफ्टर 5 मिनट हम मिलते हैं 8:32 पर। Okay, I had three doubts. First, multiple trade in a single chart. You cleared that this WST example. Second, if we don't find good zone and execution on daily, then can
we have another option just like for WIT. And you said it would be discussed further. Trust me on this, you read my mind. The doubt is when the mark a zone, mark proximal line and keep entry slightly above proximal line. Then would it be considered tested? Best example today is what about India daily chart. थैंक यू, बट वो माइंड रीड करने वाली बात नहीं है, माइंड रीड करने वाली बात नहीं। इतने टाइम से बात करते करते समझाते समझाते इतना हो जाता है कि किन किन लोगों के क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रैली बेस रैली के बारे में, अबाउट इंडिया के बारे में, निधि। बॉडी टू विक मार्किंग, ओके ठीक है। ये देखिए, ये वैसे भी गैप से चला है, गैप थ्योरी जब आएगी ना तो गैप वाला पॉइंट भी बताएंगे, ये यहीं से एक तरह से टेस्टेड हो चुका था। और मतलब एक तरह से यहीं से ही मैं कह सकता हूँ, यहीं से मुझे एंट्री मिल गई थी। जिस दिन हम गैप थ्योरी जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन आपको पता लग जाएगा। स्टॉक आइडिया पर धन को वो आप वहां पर जो नंबर दिया है उन पे बात कर लें। नहीं, वन ही देंगे क्योंकि बीच में बेस कैंडल आ गई शुभम। चलिए, अब बात करते हैं हम लोकेशन के इम्पोर्टेंस की, कि लोकेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, हम क्यों देखते हैं, और लोकेशन हमारे एग्जीक्यूशन को कैसे बेटर बनाता है, कैसे स्ट्रांग बनाता है। आप सब लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत देखी नहीं तो महाभारत के बारे में सुना होगा, सुना है ना महाभारत के बारे में। महाभारत में मेन